स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन टूर टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी का इस इंडिविजुअल साइंस के बैच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे प्रकार से चल रहा होगा। ठीक है, आइए फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज की क्लास बड़ी ही शानदार है, जानदार है, महत्वपूर्ण है। इस वजह से इस क्लास को बहुत शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आपके लिए तमाम प्रकार के फिगर को सर्च कर रहा था और इसी वजह से फिगर को सर्च करने में, कट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। आज रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो गया। आज एक लास्ट टॉपिक जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो हम बात करने चल रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के जो प्रकार होते हैं उस प्रकार पे हम चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के जो प्रकार होते हैं उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। एक रिप्रोडक्शन का प्रकार क्या होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, लैंगिक। एक होता है लैंगिक जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक जो होता है जिसको आप बोलते हैं क्या, अलैंगिक। ठीक है, दोनों प्रकार के जो है रिप्रोडक्शन होते हैं जंतुओं में भी और वनस्पतियों में भी। अलैंगिक यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, बेसिक अंतर ये है, लैंगिक रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, लैंगिक रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दो पेरेंट सेल चाहिए, दो कोशिकाएं चाहिए, दो पेरेंट सेल चाहिए। याद रखना, हमेशा और हमेशा याद रखना, दो पेरेंट सेल हमेशा और हमेशा चाहिए। हमेशा दो लोगों की जरूरत होगी, उनमें से एक मेल एक फीमेल होना चाहिए। ये तमाम विशेषताएं होती है लैंगिक की। यानी कि लैंगिक रिप्रोडक्शन तभी हो सकता है जब इसके लिए दो कोशिकाएं आवश्यक रूप से हों, दो पेरेंट सेल की आवश्यकता होती है। दो पेरेंट सेल की आवश्यकता जिसमें हो, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट सेल की आवश्यकता हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक। जैसे कि पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, यानी कि मेल और फीमेल की बात करें, तो मेल की तरफ से अपना स्पर्म आता है, फीमेल की तरफ से ओवम आता है। जब दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं उसके पश्चात जो पहली कोशिका बनती है जिसका नाम जाइगोट होता है। इसका मतलब यह होता है कि बिना मेल और फीमेल गैमेट्स के मिले, बिना दो पेरेंट सेल के मिले कभी भी इस प्रकार की रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लैंगिक कहते हैं। अलैंगिक याद रखना, इसके लिए सिंगल सेल ही काफी है। यानी कि आप सिंपल सी बात कर सकते हैं, सिंगल 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 सेल, सिंगल सेल की सहायता से होने वाला रिप्रोडक्शन, या सिंगल सेल अगर नए प्रकार के जीव को जन्म दे रहा है तो उसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि जिसमें अलैंगिक जनन होगा। तो अलैंगिक जनन में याद रखना सिंगल सेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिंगल सेल की आवश्यकता आवश्यकता होती है और यह कोशिका, यह सिंगल सेल आप कह सकते हैं, यह सिंगल सेल एक नए जीव को निर्मित कर सकता है, 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 एक नए जीव को क्या कर सकता है, ये निर्मित कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज नहीं होती है, यहाँ पे दो मिलेंगे ही तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझना, ये तो बेसिक चीजें थी, लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है। ठीक है, अब लैंगिक और अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं को भी देखते चलिएगा। अब यहां से टॉपिक बेहतरीन तरीके से शुरू हो रहा है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप बात करेंगे जो है सेक्सुअल, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बात करेंगे सेक्सुअल
सेक्सुअल वर्सेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनमें कुछ जो है विशेष अंतर दिखाई देते हैं, उसी अंतर पे मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सेक्सुअल जो होता है उसमें दो पेरेंट सेल की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें पेरेंट सेल की आवश्यकता होती है, टू पेरेंट सेल की आवश्यकता होती है। पहली बात तो याद रख लेना, पेरेंट सेल की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंगल पेरेंट सेल की आवश्यकता होती है। पेरेंट सेल वो कोशिका होती है जो एक नए जीव की उत्पत्ति करने में जो है कैपेबल होती है, यानी वो कोशिका जो एक नए जीव को उत्पन्न करने में क्षमता जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर सामर्थ्य होता है, उसी को हम पेरेंट सेल कहते हैं। ठीक है, और जो पेरेंट सेल से उत्पन्न होती है उसको डॉटर सेल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डॉटर सेल कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो इसमें एक ही कोशिका, एक ही पेरेंट सेल है, काम खत्म। इसमें टू पेरेंट सेल चाहिए। क्लियर पॉइंट। दूसरी बात याद रखना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें याद रख लेना, इसमें विविधता ज्यादा पाई जाती है। ये सवाल पूछा गया है, याद रखना, विविधता ज्यादा, विविधता ज्यादा पाई जाती है, विविधता ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा विविधता पाई जाती है। विविधता क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट्स अलग है, फीमेल गैमेट्स अलग है, दोनों मिलते हैं तब एक कोशिका बनती है। तो दोनों के लक्षण उसमें रहते हैं, उस डॉटर सेल में दोनों के लक्षण रहते हैं। तो उसमें डाइवर्सिटी अलग अलग होती है, कुछ लक्षण माता की तरफ से, कुछ माता के पिता की तरफ से, दोनों प्रकार के लक्षण समाहित होकर के एक नया जीव बनता है। लेकिन असेक्सुअल में क्या होता है? इसमें विविधता कम होती, क्योंकि उसी सिंगल से, भाई गुलाब की टहनी को आपने काट करके लगा दिया, तो अगर लाल गुलाब था तो वो लाल ही होगा, वो पीला नहीं हो सकता है, वो काला नहीं हो सकता, वो नीला नहीं हो सकता है। लेकिन गुलाब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है पुष्प के माध्यम से, तो उसमें परिवर्तन संभव है। लेकिन अगर गुलाब के माध्यम से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कराते हैं तो फिर उसमें विविधता नहीं पाई जाएगी, फिर डाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। तो उसमें याद रखना, इसमें विविधता कम पाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें विविधता कम पाई जाती है। इसमें विविधता क्या होती है? कम पाई जाती है। किसमें? असेक्सुअल में। याद रखना, इसमें डाइवर्सिटी आप नहीं डाल सकते हैं। इसमें ठीक जिस प्रकार से पेरेंट सेल होगा, ठीक उसी प्रकार से लगभग लगभग जो होगा, जो है आपका डॉटर सेल भी होगा, डॉटर सेल भी होगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना, लैंगिक में जो होता है, लैंगिक में यानी कि सेक्सुअल में जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है, जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है, धीमी गति से बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो संख्या या जनसंख्या, जनसंख्या नहीं हम कहेंगे, संख्या कहेंगे, जीवों की संख्या, जीवों की संख्या, संख्या तीव्र तरीके से, तीव्र तरीके से वृद्धि करती है। जीवों की संख्या तीव्र तरीके से वृद्धि करती है, वृद्धि करती है, तीव्र तरीके से वृद्धि करती है। याद रखना, जीवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? वो तीव्र तरीके से क्या करती है? तीव्र तरीके से वृद्धि करती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और जो आप याद रख लेना कि लैंगिक में प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, सेक्सुअल में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। इसमें क्या लगता है? अधिक समय लगता है। अधिक समय व ऊर्जा की खपत, अधिक समय व ऊर्जा की खपत, अधिक समय और ऊर्जा की खपत होती है इसमें। ठीक है, और यहां पे याद रख लेना, कम समय होता है। असेक्सुअल में कम समय में ही नया जीव तैयार हो जाता है। कम समय व ऊर्जा की खपत, ऊर्जा की खपत होती है। आप समझ में आ रही है? अब कहने का मतलब ये है कि इसमें रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन होने के पश्चात जो होगा, टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा। जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो है विकसित होगा भ्रूण के रूप में, फिर भ्रूण का अपना एक गर्भकाल होगा, गर्भकाल के बाद वो जन्म लेगा, जन्म के बाद धीरे धीरे फिर विकास करेगा। और वैसे क्या है, आपने टहनी लगा दिया, जल्दी से एक नया गुलाब का पौधा तैयार हो गया। तो कम समय लगता है, ऊर्जा कम लगती है।
ये मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि जिनको बीपीएससी टीआरई 4.0 देना है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल आपको मिलेंगे नहीं। और अगर तुलनात्मक रूप से कोड बना करके बीपीएससी की आदत है सवाल पूछता है, एनसीईआरटी पैटर्न पर जो भी सवाल होते हैं वो इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपने पढ़ लिया है, खूब अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, कैसे क्या किस तरीके से होता है मेल में, वो पढ़ लिया है। हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बात करनी है, ठीक है। हमें किसके विषय में बात करनी है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बात करनी है। तो हमें अलैंगिक जनन के प्रकार पे बात करनी है, ठीक है। तो एक हेडिंग बनाएंगे और वो हेडिंग बनाएंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या होता है अलैंगिक जनन के प्रकार? आइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम प्रकार समझते हैं और कई ढेर सारे प्रकार हम समझेंगे, एक दो नहीं, कई ढेर सारे प्रकार समझेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक अलैंगिक जनन का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं फिजन। ध्यान से सुनते चलना। एक अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसको हम बोलते हैं फिजन। मैं कोई कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इस वजह से मैं चाहता हूं कि इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं विखंडन, फिजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं बडिंग। एक दूसरा जो प्रकार होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बडिंग। इसको हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग को हम बोलते हैं मुकुलन। बडिंग को हम क्या बोलते हैं? बडिंग को हम बोलते हैं मुकुलन। एक तीसरा रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, पुनर्जनन। इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। इसको बोलते हैं जीन रीजनरेशन। इसको बोलते हैं पुनर्जनन। इसको बोलते हैं पुनर्जनन, रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। इसका एक प्रभाव होता है फ्रेगमेंटेशन। एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। इसका भी मतलब क्या होता है? विखंडन या खंडन कह लीजिए, दोनों बातें एक है। दोनों में अंतर क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा। दोनों में अंतर क्या होता है अभी मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। हिंदी एक ही है लेकिन इंग्लिश अलग अलग है। इसमें भी खंडित होता है, इसमें भी खंडित होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। फ्रेगमेंटेशन के बाद याद रखना स्पोर फॉर्मेशन एक होता है, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं बीजाणु निर्माण। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीजाणु निर्माण कहते हैं, बीजाणु निर्माण। और एक और मैं पढ़ाऊंगा आपको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं इसको, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, पहली बात तो हिंदी के चक्कर में एकदम मत पड़िएगा, या कायिक जनन आप कर लीजिए, आप इसकी इंग्लिश वर्डिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल कुलदीप जी, एमपी टेट भी, एमपी टेट के लिए भी बिल्कुल परेशान मत होइए आप, ठीक है। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिजन में भी दो है, एक होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, एक होता है बाइनरी फिजन, और एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल, मल्टीपल फिजन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। ये चार्ट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये चार्ट आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना। सबसे पहले मैं आपको एक बात लिखा देता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो बाइनरी फिजन होता है, एग्जाम्पल पहले जरूर लिखो, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो पहले। जो बाइनरी फिजन होता है इसमें अमीबा और पैरामीशियम आता है।
इसमें कौन आता है, अमीबा और पैरामीशियम। कैसे करते हैं अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन याद रखना अमीबा और पैरामीशियम जो होता है ये दो ऐसे जीव होते हैं जो बाइनरी फिजन के द्वारा जो होते हैं एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद अगर बात हम करें, हाँ, तो एक जीव आपने सुन रखा होगा प्लाज्मोडियम, सुन रखा है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अरे भाई प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया रोग का कारण बनता है, तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन करता है। अभी मैं सब पे आ रहा हूं एक एक करके, परेशान नहीं होना। मुकुलन में याद रख लेना, मुकुलन में याद रख लेना, मुकुलन में हाइड्रा आपको तो याद ही होगा, ये तो बहुत, ये कोई भूल ही नहीं सकता। और ईस्ट नामक कवक जो होता है वो ईस्ट नामक कवक, ईस्ट नामक कवक ही याद रखना, ईस्ट नामक कवक करता है, याद रखना। तो हाइड्रा ईस्ट ये सब करते हैं। ठीक है, एक बात और याद रख लेना, जो रीजनरेशन होता है, ठीक है, जो रीजनरेशन होता है उसमें है, एक है प्लेनेरिया, एक जीव है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्लेनेरिया, इसका नाम है प्लेनेरिया। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है रीजनरेशन किसमें पाया जाता है, तो प्लेनेरिया में पाया जाता है, प्लेनेरिया में। फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो फ्रेगमेंटेशन जो वो पाया जाता है वो शैवालों में पाया जाता है, ग्रीन एल्गा में पाया जाता है, उसका नाम है स्पाइरोगाइरा शैवाल। क्या नाम है, स्पाइरोगाइरा शैवाल, स्पाइरोगाइरा शैवाल, स्पाइरोगाइरा शैवाल, इसका नाम क्या होता है, स्पाइरोगाइरा शैवाल। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में बहुत ढेर सारे पौधे आते हैं, लेकिन इसमें कवक सबसे महत्वपूर्ण होता है। कवक जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और कायिक में तो सारे के सारे जो है आलू आप देखते होंगे, आलू है ना, इसमें आलू आप ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, आलू प्याज ये सारे के सारे इसी में अंतर आता है। इसमें एक पौधा आता है जिसका नाम है ब्रायोफिलम, उसको तो जरूर याद रखना, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम जिसको आप पत्थर चट्टा कहते हैं, ब्रायोफिलम। तो ये सारे के सारे जीव होते हैं। अभी मैं अब इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, अब ध्यान से समझते चलना। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा कोई बहुत बड़ी बात हमने समझा दिया जो समझने योग्य नहीं था। लेकिन इस चार्ट को जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आप याद रखिएगा। सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा कि मल्टीपल जो फ्यूजन होता है उसकी क्या विशेषता होती है, ये आपसे नहीं पूछेगा। आपसे बाइनरी फ्यूजन के विषय में नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बाइनरी फ्यूजन में कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, गुलाब जो है गुलाब में अलग अलग पौधे कैसे आते हैं, कैसे फूल आते हैं, अभी मैं उस पे भी बात कर लूंगा जब गुलाब पे आऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं चल रहा हूं एक एक करके बात करने। सबसे पहले बात हम करते हैं फिजन पे। फिजन का मतलब होता है विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। इसमें जो पेरेंट सेल होती है ना, इसमें जो पेरेंट सेल होती है इसके केंद्रक जो होते हैं दो हिस्सों में अलग होकर के दो भागों में, दो बराबर भागों में टूट जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमीबा जो फिजन करता है वो कैसा करता है, वो बाइनरी फिजन करता है। इसमें जो विखंडन होगा ना वो याद रखना दो ही होगा, हमेशा और हमेशा टू डॉटर सेल ही बनेंगे, हमेशा और हमेशा और हमेशा टू डॉटर सेल ही बनेंगे बाइनरी में। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है, पहले अमीबा, ये पेरेंट अमीबा है, आप देख सकते हैं पेरेंट अमीबा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका केंद्र पहले जो है अलग अलग हुआ, हिस्से में जा रहा है, पहले सेंट्रलाइज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, केंद्रक अलग अलग डिवाइड हो गया। अब केंद्रक अलग अलग डिवाइड हो गया तो बीच से क्या हो गए, हट गए, कट गए, टू डॉटर सेल का निर्माण हो गया। ये जो होता है ये बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में। तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें केंद्रक दो हिस्सों में अलग होकर के दो भागों में टूट जाता है इजिली, इसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं है ना, चले आगे।
दूसरा जो देखिएगा, दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, अब यहां पे जो मल्टीपल फिशन होता है इसमें देखिएगा, एक पेरेंट सेल है, उसका केंद्रक है, लेकिन केंद्रक जो होता है वो कई छोटे 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 सिस्ट में बढ़ जाता है। एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं सिस्ट। ये सिस्ट जो होता है ये एक नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो केंद्रक ने क्या किया, सिस्ट का निर्माण किया, और ये सिस्ट क्या हुआ, फिर ये ऊपर की जो चारों तरफ की जो एनवलप होती है या मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, या आप कह सकते हैं सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल और रिलीज। ये सिस्ट क्या होता है, टूट जाता है पूरी तरीके से, और ये पूरे के पूरी जो चीजें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। और ये 1 2 3 4 5 10 नहीं होती हैं, ये कई संख्या में हो सकती हैं। इसी वजह से इसको बोला गया है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन इस वजह से मल्टीपल है क्योंकि बहुत ढेर सारे एक साथ में हिस्से इससे अलग होंगे, टूटेंगे। और याद रख लेना, जो बाइनरी फिजन होता है उसमें केवल 2 ही डॉटर सेल बनेंगे। दोनों में जो अंतर है मुख्य वो समझ में आया। और यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए अंतर किस चीज को लेकर के, कि सर जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम कैसा फिजन करता है, वो मल्टीपल फिजन करता है। प्लाज्मोडियम इसी प्रकार से, प्लाज्मोडियम इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन हमारे ब्लड के अंदर करता है, जाएगा और एक रहेगा, लेकिन फिर एक नहीं, वो फिर ऐसे 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 अपनी संख्या को बढ़ाता जाएगा, और कुछ ही दिनों के भीतर भीतर जो है उनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है हमारे शरीर के भीतर। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, समझ में आ गया। फिजन का मतलब होता है विखंडन, और विखंडन का मतलब होता है 2 हिस्सों में टूटेगा। 2 हिस्सों में अब टूटेगा, अगर केवल 2 हिस्सों में टूटेगा तो वहां पे बाइनरी, और 2 से अधिक हिस्सों में टूटेगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आगे बढ़ते, अगला है हमारा बडिंग। बडिंग किसमें होता है, बडिंग ईस्ट में होता है, और किसमें होता है सर, बडिंग में ईस्ट में होता है और हाइड्रा नामक जीव में होता है। बडी किसमें होता है सर, हाइड्रा में होता है, और किसमें होता है, जीव में होता है। हाइड्रा में होता है और किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है, एक प्रकार कवक, ये वही कवक होता है जो एल्कोहल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारी बातें अब आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मैं रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको याद होनी चाहिए। ईस्ट नामक वही कवक होता है जो कि एल्कोहल के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ईस्ट सेल है, ये आप देख सकते हैं पेरेंट सेल है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बड को निर्मित करता है। बड का मतलब क्या होता है, बड का मतलब एक हिस्सा उससे उभर जाएगा, निकल जाएगा। बात समझे, ये है, अब उससे एक हिस्सा देखो निकल रहा है, निकल रहा है, इससे एक हिस्सा क्या होगा, ये निर्मित होना शुरू होगा, और धीरे धीरे करके एक नया बड बन जाएगा, न्यू बड बन जाएगा, नया हिस्सा बन जाएगा उससे। ठीक है, एक नया हिस्सा बन जाएगा उससे, एक नया बड बन जाएगा उससे। ठीक है, और फिर क्या होगा, धीरे से प्यार से ये बड क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। बड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बड के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, इसी वजह इसको बडिंग कहते हैं। मुकुल के द्वारा यह प्रजनन हो रहा है, इस वजह से इसको मुकुलन कहते हैं। हिंदी में इसको मुकुल कहते हैं या मुकुलन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बडिंग कहते हैं, क्योंकि बड के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, अब एक नया जीव जो है उत्पत्ति हो रहा है। तो हाइड्रा और ईस्ट में कैसा होता है, बडिंग होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप बोलेंगे कि इसमें एक बड जो होता है, एक बड के माध्यम से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। अभी आप कहेंगे तो मैं सबको सीक्वेंस में लिखवा भी दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब यहां पर जो है आपने ये पूरा पढ़ लिया ना, क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको, आपको मैंने फिजन पढ़ाया, और फिजन में फिजन आपको पढ़ाया, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, ये फिजन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उसके पश्चात मैंने आपको बडिंग पढ़ाया, बडिंग पढ़ाया। ठीक है, बडिंग पढ़ाया। अब आते हैं रीजनरेशन पे, पुनर्जनन पे, जो कि प्लानेरिया करता है। प्लानेरिया को देख लीजिए, रीजनरेशन, ये भी बड़ा कमाल का, ये रिप्रोडक्शन, आप प्रकृति की खूबसूरती को देखिएगा, देखिएगा प्लानेरिया कैसा करता है। प्लानेरिया जो होता है रीजनरेशन करता है, पुनर्जन्म करता है, दोबारा जन्म करता है। ये देखिए, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये प्लानेरिया जीव। ठीक है, अब ये प्लानेरिया जो होता है ना, जीव जो होता है ना, वो 3 हिस्सों में, यहाँ पे ऐसे कट गया, 3 हिस्सों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रही है, और 3 ये अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
प्रोटीन क्या होता है, ये अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा, और ये जो अलग अलग हिस्से हुए हैं ना, एक नए प्लेनेरिया को ये जन्म दे देंगे। ये जो अलग हुए हैं इससे, ये अलग जो है एक प्लेनेरिया को ये जन्म दे देंगे। फिर समझिएगा, प्लेनेरिया का जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, यूट्यूब पे आप डालेंगे, पहले 3 हिस्सों में बटेगा, फिर वो 3 हिस्सों में जो अलग अलग हुए हैं वो अलग 3 प्लेनेरिया को बना देंगे। ये 3 प्लेनेरिया अलग अलग बन गया। मतलब मान लीजिए हम है 3 हिस्सों में हम कटे, उसके बाद वो जो जो हिस्सा कटा हुआ एक नया 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 एनकेसिंग पैदा होगा। रीजनरेशन प्रोसेस है, लेकिन इसमें होता है प्लेनेरिया में। ये क्या होता है, ये प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, तो प्लान एरिया में हमेशा रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, ये बात याद रख लेना, प्लान एरिया। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं बीजाणु जनन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन जिसको हमने कहा है। ठीक है, समझना, स्पोर फॉर्मेशन कौन सा है, गड़बड़ मत करिएगा, एकदम सेम उसी तरीके से मैं चल रहा हूं। रीजनरेशन हो गया, अब मैं पहले बात कर ले रहा हूं स्पोर फॉर्मेशन पे। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण पे मैं बात कर ले रहा हूं। ठीक है, किस पे मैं बात कर ले रहा हूं, बीजाणु निर्माण पे। तो बीजाणु निर्माण देख लीजिए क्या है, बीजाणु निर्माण किस तरीके से प्रोसेस होता है इसको देखिएगा। देखिए, ये स्पोर फॉर्मेशन, ये क्या है, ये कवक है। ये क्या है, ये कवक है। स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है, कवक करता है। और भी जीव करते हैं, और भी कई ढेर सारे डेवलप जीव करते हैं, लेकिन याद रख लेना, हाँ फर्न भी करता है, बिल्कुल चंचल शर्मा, बहुत बढ़िया। फर्न, फर्न भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रख लेना, फर्न भी इसी के अंतर्गत आता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस बात को याद रख लेना कि ये जो जीव है, ठीक है, जैसे राइजोपस आप देखिएगा, मॉस देखिएगा, लिवरवर्ट्स देखिएगा, ये सारे के सारे जो जीव होते हैं वो करते हैं। ठीक है, इसी में स्पाइरोगाइरा कवक का नाम जरूर याद रख लेना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। स्पाइरोगाइरा, गाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, कवक फर्न। अब इसमें क्या होता है देखो, पहले ध्यान समझो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले स्ट्रक्चर देखो, क्या क्या चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो फुटबॉल के जैसी संरचना होती है, ऊपर आप देख सकते हैं, इसको स्प्रॉन्जियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रॉन्जियम। कुलदीप तिवारी, बहुत बढ़िया, सम्माद भाई मेरे। हाँ, मैंने पढ़ाया है आपको, एनसीईआरटी आपको याद आ रही है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जो लिजार्ड होता है, जो छिपकली होती है, उसमें भी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा, छिपकली के पूंछ में, छिपकली के पूंछ में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, हाँ, छिपकली में नहीं, छिपकली के पूंछ में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, याद रख लेना। हाँ, इसी वजह से अगर उसकी पूंछ कट भी गई ना, तो उसमें रीजनरेशन के माध्यम से नया पूंछ आ जाता है। हमारा हाथ कट जाए तो नया हाथ थोड़ी ना आ जाएगा, बात समझ आ रही है। पैर कट गया तो कट गया, पैर कट गया तो कट गया, अब दोबारा पैर थोड़ी ना आएगा। लेकिन छिपकली में अगर कट गया क्या, पूंछ, तो दोबारा आ जाएगी। तो लिजार्ड के टेल में रीजनरेशन होता है, और इसी रीजनरेशन के प्रोसेस के द्वारा जो होता है, वो पूंछ दोबारा आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आपको याद है, ये बहुत अच्छी बात है। कुलदीप तिवारी, बहुत बढ़िया, सब बात भाई मेरे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो रीजनरेशन वाला कहाँ गया भाई, रीजनरेशन वाला आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ भी इसका उदाहरण। ठीक है, छिपकली की पूंछ भी इसका उदाहरण है। लिजार्ड टेल, लिजार्ड टेल जो होती है वो भी इसका एग्जाम्पल बेहतरीन। ठीक है, आप कह सकते हैं जंतुओं के अंतर्गत इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, लीवर में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, लीवर में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे हमारे शरीर में लीवर जो एक कोशिका है, अगर उसको कट फट गया तो फिर रीजनरेट कर लेती है। ठीक है, रीजनरेशन के एक अंग है, वो एक ऐसा अंग है जो रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, छिपकली की पूंछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। आप लीवर सेल कर सकते हैं, लीवर नहीं, लीवर के अंदर नहीं, लीवर में जो सेल होती है, लीवर सेल में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने।
लीवर सेल में रीजनेशन। अब तो आप सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप नॉलेज या इंफॉर्मेशन को आप कनेक्ट कर ले जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, एक अध्यापक के तौर पे मैं अपनी सफलता इस बात पर बहुत ज्यादा जो है, मेरी सफलता इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि अगर आप पुरानी इंफॉर्मेशन को बिना कुछ कहे नए इंफॉर्मेशन के साथ में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा सफल महसूस करता हूं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पुरानी चीजें आपको याद है, और एक अच्छा जो विद्यार्थी होता है अपने जीवन में कभी भी पुरानी बातों को भूलता नहीं है। वो आगे वाली इंफॉर्मेशन के साथ में उसको कनेक्ट करता जाता है, कनेक्ट करता जाता है, कनेक्ट करना जाता है। ठीक है, इतनी ज्यादा लेक्चर हो गए, आज 71 लेक्चर होने जा रहा है बायोलॉजी का केवल, और 71 लेक्चर में आपने जो कुछ भी पढ़ा समझा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मतलब इससे बेहतर जो है चीजें मैं अब, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके इस बैच के लिए बहुत ईमानदारी भरा प्रयास किया है, बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। अगर आपने उस दिए गए इंफॉर्मेशन का 70% भी यूज कर लिया, 70% मैं कह रहा हूं, 70% यूज कर लिया, तो बात बन जाएगी, पक्की बात है। और मेरी एक मिठाई, एक डिब्बा मिठाई जो होगी वो पक्की हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहो। ईश्वर न कभी, मैं मतलब ईश्वर से ये मनाऊंगा कि कभी आपको ऐसी नजर न लगे, आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी मेहनत के साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, हाँ चलो, तो ये बात याद रखना, ये रीजनरेशन है। मैं बात किस पे कर रहा था, स्पोर फॉर्मेशन पे ना, हाँ स्पोर फॉर्मेशन पे। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो, पहले एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियम, स्पॉन्जियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रख लेना। स्पॉन्जियम क्यों कहते हैं इसको, स्पॉन्जियम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें स्पोर भरे होते हैं। इसमें क्या भरे होते हैं, इसमें स्पोर भरे होते हैं, स्पोर भरे होते हैं। इसमें क्या भरे होते हैं, स्पोर भरे होते हैं। अब ये जब फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में स्पोर भरे हैं, और कुछ देर के पश्चात जब ये मिच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, फुटबॉल फट जाता है। अब जब फुटबॉल फट गया तो उसमें जो स्पोर भरे हैं वो बहुत हल्के होते हैं, लगे उड़ने, लगे हुए उड़ने, इधर उधर भागने, है? और जिधर जिधर वो गिरे उधर उधर वो एक नया प्रकार का स्पाइरोगाइरा पैदा हो गया, नया फर्न पैदा हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये है इसका स्थिति, ये है स्थिति। ठीक है, कोई राक्षस था ना कि उसका खून जहां जहां गिरता था वो फिर से पैदा हो जाता था, वहां पे उतने पैदा हो जाते थे। तो मामला कुछ इसी प्रकार से, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के द्वारा होने वाला रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब और कुछ बच रहा है क्या, और कोई बच रहा है? हाँ, एक ये देख लो, ये देख लो, एक है फ्रेगमेंटेशन, एक क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो स्पाइरोगाइरा, यहाँ पे हट गया है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वो स्पाइरोगाइरा में होता है। देखो, वो किस में होता है, वो स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है, स्पाइरोगाइरा शैवाल है, एक ब्लू ग्रीन एल्गा है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक प्रकार का ये नील हरित क्या है, शैवाल। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का नील हरित शैवाल, ये क्या है, एक प्रकार का नील हरित शैवाल है। अब इसमें देखो, इसमें क्या अंतर होता है, पहले यहाँ पे फिजन और इसमें मैं अंतर भी आपको समझाने चल रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक स्पाइरोगाइरा का चित्र है, आप देख पा रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का चित्र है। ठीक है, अब हर एक में स्पाइरोगाइरा में अपना एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है, याद रख लेना। कई हिस्सों में भी ये कई कई जगहों पे इसमें केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब स्पाइरोगाइरा क्या है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने फिजन में देखा था, ये अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है, और ये जो अलग अलग हिस्सों में टूटता है, ये एक नए नए प्रकार के स्पाइरोगाइरा में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके मन में ये आएगा, ठीक है, आपके मन में आएगा, सर ऐसा तो जो है आपने पढ़ाया है कि अमीबा में भी होता है,
कि अमीबा में भी दो हिस्से टूटे और अलग अलग जो है अमीबा कन्वर्ट हो गया। दोनों में अंतर ये होता है कि यहां पे जो होता है, यहां पे विखंडित हुई, आप लिखेंगे विखंडित हुई, विखंडित हुई, विखंडित हुई जीव या कोशिका, विखंडित हुई कोशिका, दोनों में अंतर समझ लो बढ़िया से। विखंडित हुई कोशिका कंप्लीटली, पूरी तरह आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से पेरेंट सेल के समान होती है। पेरेंट सेल के समान, दोनों में अंतर समझ लो, समान होती है। अमीबा में जो विखंडन हो रहा था, वो अमीबा में विखंडन होने के पश्चात एक प्रकार का जो नया जीव बन रहा था, या प्लाज्मोडियम के द्वारा जो मल्टीपल फ्यूजन हो रहा था, जो नया नया प्लाज्मोडियम बन रहा था, वो आनुवांशिक रूप से पूरी तरीके से समान नहीं था। उसकी एक विशेषता है, उसकी आनुवांशिकता में कुछ परिवर्तन हो जाता था। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि ये जो स्पाइरोगाइरा है, जो विखंडित होगा तो ये बिल्कुल आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मेन जो सबसे बड़ा अंतर होता है स्पाइरोगाइरा के खंडन या विखंडन में, फ्रेगमेंटेशन में और फिजन में, सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि ये आनुवांशिक रूप से समानता दिखाता है, लेकिन वो आनुवांशिक रूप से समानता दिखाता नहीं है। ठीक है, हाँ, मतलब ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, हाँ, तो ये बात याद रख लेना। तो ये हो गया स्पाइरोगाइरा। अब एक और बच रहा है, इसको तो मैंने चित्र नहीं लिया है। ठीक है, अब वो बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, अगला देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये आसान है क्योंकि ये आपके आसपास हमेशा इस प्रकार का जनन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक जनन इसको आप कर लीजिए, कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन का मतलब क्या है, देखिए, कायिक का मतलब है काया। काया का मतलब क्या होता है, बॉडी यानी कि शरीर। काया का मतलब क्या होता है, शरीर। काया का मतलब क्या होता है, शरीर। अगर किसी भी जीव के शरीर से, बॉडी से एक नया जीव उत्पन्न हो गया, उसका शरीर कौन सा हो सकता है, जैसे प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में जड़, प्लांट में तना, प्लांट में पत्ती, प्लांट में पुष्प होते हैं। पुष्प को लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें पुष्प को इंक्लूड नहीं करेंगे कायिक जनन में। का क्योंकि अगर पुष्प इन्वॉल्व हो गया तो फिर लैंगिक जनन हो जाएगा गुरु, क्योंकि पुष्प तो मेल और फीमेल गैमेट्स होता है ना उसमें। तो अगर पुष्प अगर इन्वॉल्व हुआ तो फिर मेल और फीमेल दोनों की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, और जहां पे राजा रानी मिले वहां पे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, असेक्सुअल कभी नहीं हो सकता, याद रखना। तो अगर किसी भी पौधे के आपने जड़ से, उसके तना से, उसकी पत्ती से आपने एक नए पौधे को जन्म दे दिया, तो ऐसा जो जनन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, वो एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आता है। आलू क्या है सर, आलू एक प्रकार का तना है। क्या करने जाते हो उसके लिए, क्या कोई बहुत विशेष आप प्रयास करते हो, क्या करते हो आप बताओ भाई। आलू आप क्या करते हो, आलू को कट किया आपने, जमीन के अंदर धसा दिया, नया निकल गया। आलू की आंखें निकलती है ना, आंखें, जिसको गांव में कहते हैं आंखा निकल रहा है, आंखा निकल रहा है, वो क्या है, तना ही तो है। ब्रायोफिलम पत्ती, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, फिलम। गुलाब जो आप कहते हैं, गुलाब तना, उसमें इन्वॉल्व होता है तना।
ब्रायोफिलम, पत्ती गिर गई तो ही पत्ती से एक नया पौधा जन्म ले लिया, पत्ती मिट्टी में धसा दी गई एक नया पौधा जन्म ले लिया। गुलाब, गुलाब का आपने तना काट के लगा दिया, हो गया। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक सवाल अभी आया था कि सर गुलाब फिर अलग अलग कैसे हो जाते हैं, लाल पीले हरे नीले, तो उनको हाइब्रिड यानी कि उनको संकर रोज कहते हैं, संकर गुलाब के पौधे कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, दो गुलाब के अलग अलग पौधों को लेकर के उनके बीच में क्या किया जाता है, उनको क्रॉस कराया जाता है। उनके बीजों को क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। दो अलग अलग पौधों को लेकर के उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये किसी भी प्रकार के जीव में जो है, सर मैं कंफ्यूज्ड हूं, गमिट स्पोर एक होता है या अलग अलग? नहीं, गैमेट्स किसी को भी कर सकते हैं, किसी को भी, वनिता पांडे, उसमें उसके लिए दोनों एक नहीं है, दोनों एक प्रकार के नहीं। देखो गैमेट का मतलब क्या होता है, युग्मनज। ये बेसिकली ये शब्द गैमेट जो होता है ना, वो लैंगिक जनन में उपयोग में लाया जाता है। गैमेट शब्द का इस्तेमाल जो होता है अलैंगिक जनन में नहीं किया जाता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गैमेट हमेशा और हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। मेल गैमेट जैसे स्पर्म, फीमेल गैमेट्स जैसे कि ओवम। ठीक है, स्पोर अलग होता है, उसको बोलते हैं बीजाणु। स्पोर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको बीजाणु। ठीक है, बीजाणु उसको कहते हैं। हाँ सुनील कुमार, बहुत बढ़िया। गन्ना, जैसे गन्ना आप कर सकते हैं। गन्ना भी क्या करते हैं, उसके तने को आपने लगा दिया। ठीक है, तो वो जो अलग अलग प्रकार के गुलाब के पौधे होते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के जो आपने कोई गुलाब का पौधा बहुत जैसे आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे आप जानवर में भी तो क्रॉस कराते हो। कोई एक गाय है जो बहुत बढ़िया दूध दे रही है, अब हमने क्या किया, क्रॉस कराया उससे, तो जो उसके बच्चे जो पैदा होंगे या उससे जो बछड़ा बछड़ी जो भी निकलेंगे, उसी प्रकार के गुण उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो संकर या हाइब्रिड प्लांट्स में भी कराया जाता है, जंतुओं में भी कराया जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। जड़ों के माध्यम से भी कराया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे पौधे हैं जिनकी जड़ों के माध्यम से जो है आप उनको लगाते होंगे। गांव में आप जाएंगे तो कम से कम बड़े बुजुर्ग कम से कम आपको ऐसे 2 4 5 एग्जाम्पल तो बता ही देंगे, जिनको जड़ के माध्यम से आप जो है लगा सकते हैं। ठीक है, जड़ों के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं। आपने देखा होगा सूरन, एक गांव में एक सब्जी होती है सूरन। सूरन देखें, सूरन, सूरन की सब्जी में सल्फर बड़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में सल्फर पाया जाता है उसमें, याद रख लेना। दीपावली में इसको खाया जाता है, होली में या दीपावली में इसको खाया जाता है, अनिवार्य रूप से खाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, सूरन में भी आलू की ही तरह छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, उन्हीं को ले जाकर मिट्टी में धसा दीजिए, हो गया। ये भी एक प्रकार का क्या है, काइक प्रोपगेशन है। ठीक है, जैसे कि शकरकंद, जड़ों को लगाया जाता है इसमें, इसमें शकरकंद, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल देने जाऊं, या फिर आप मुझसे कहीं ज्यादा एग्जाम्पल जो है, एक गांव में खेती किसानी करने वाला जो है किसान मुझसे ज्यादा एग्जाम्पल बता देगा काइक प्रोपगेशन के अंतर्गत। ठीक है, हाँ जलीकंद इसी के अंतर्गत आ जाएगा। शकरकंद एक प्रकार की जड़ ही तो है, एक प्रकार की क्या है, जड़ ही तो है। तो भाई मेरे, अब समझ में आपको आ गया, सारे के सारे रिप्रोडक्शन आपको मैंने पढ़ा दिए, कोई रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है ये चार्ट, इसको रट लीजिएगा खूब कायदे से, आपसे एग्जाम्पल डायरेक्ट उठाकर पूछ देगा। ठीक है, तो आशा करूंगा लेक्चर समझ में आया होगा। अब कल जो है लास्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है एनिमल किंगडम। तो कल मैं एनिमल किंगडम को स्टार्ट करूंगा। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन समाप्त हो गया है पूरी तरीके से, अब कल मैं एनिमल किंगडम से चीजों को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हाँ पूछ लीजिए चंचल। नहीं, बांस इसमें नहीं आता है, बांस ग्रेमिनी कुल में आता है, ग्रेमिनी कुल में। ठीक है,
बांस बांस भी हमें लगता है जड़ को लगाया जाता है क्या? मुझे जानकारी नहीं है एक्चुअली। उसको उसको किस तरीके से निर्मित किया जाता है। आई थिंक उसके जड़ जो होते हैं जड़, ठीक है, जड़ को ही इसको लगाया जाता है, ठीक है, जड़ को ही इसको लगाया जाता है। क्लियर पॉइंट। अगर जड़ को लगाया जाता तो वो भी एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है। कोई यदि सवाल हो मन में तो आप पूछ लीजिए, कोई यदि आपको जवाब चाहिए तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा 3 बजे।